नमस्कार दर्शकों, विजन संवाद के इस नए अंक में मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं। जब भी हम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की बात करते हैं तो उसमें अक्सर राजनेताओं के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन भारतीय पूंजीपतियों के योगदान की हम अक्सर कम चर्चा करते हैं। तो आज के हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो इसी के इर्द गिर्द रहेगा। इसमें हम बात करेंगे कि भारतीय पूंजीपतियों ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में कैसे योगदान दिया था, और हमारे सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं विजन आईएएस से सीनियर एक्सपर्ट और फैकल्टी सुनील सर। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सौरभ। सर, हमारे डिस्कशन को हम शुरू करें तो जब भी हम पूंजीपति या कैपिटलिस्ट की बात करते हैं तो एक इमेज तो हमारे सामने आती है, जिसके पास पैसा है उसे हम पूंजीपति कहेंगे, लेकिन इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन भी होती है। तो हमारे दर्शकों को इसकी टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में बताइए। सौरभ, बिल्कुल सही कहा आपने। जिनके पास पैसा है ज़्यादातर हम कंफ्यूज कर देते हैं उन्हें पूंजीपतियों से या कैपिटलिस्ट से, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। कैपिटलिस्ट के पास हो सकता है पैसा ना भी हो। तो कैपिटलिज्म जो है या कैपिटलिस्ट जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक सब पार्ट है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? देखिए, जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं तो उसके दो ही तरीके हैं। मेथड ऑफ प्रोडक्शन या तो सबके हाथ में होगा या किसी इंडिविजुअल और एंटिटी के हाथ में होगा। अगर मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो है किसी सरकारी संस्था के पास है या फिर सबका उसमें योगदान है तो वो कैपिटलिस्ट नहीं, सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी माना जाता है। लेकिन कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी में प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है किसी एक इंडिविजुअल या एक प्राइवेट एंटिटी के हाथ में होती है। अब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? अगर कोई कैपिटलिस्ट है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो कैपिटलिस्ट है? पहला, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। सिर्फ हमें लाभ से मतलब है, कैपिटलिस्ट को लाभ से मतलब है। दूसरा, उनका मोटिव है वेल्थ अक्यूमुलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करना। तीसरा, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में सरवाइव करना। तो आप देखेंगे कि आजकल स्टार्टअप जो कल्चर चल रहा है वहाँ बहुत कंपटीशन है, और उस कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए ज़्यादातर कैपिटलिस्ट इनोवेट करते हैं। तो इनोवेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट के पास। सर, अभी तक जो हमने कैपिटलिस्ट की बात की है, एक बेसिक डेफिनेशन हमने समझ ली है, लेकिन जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें कैसे जो पूंजीपति वर्ग है वो कैसे बनाए, थोड़ा सा इतिहास में हमें जाके बताइए कि कैसे वो इवॉल्व हुए हैं। देखिए सौरभ, जो हम कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट की बात कर रहे थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है वेल्थ क्रिएशन का। और अगर आप हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स को भी देखोगे तो अर्थशास्त्र से लेके तिरुवल्लुवर के तिरुकुल तक आपको एथिकल वेल्थ क्रिएशन के बहुत सारे नोशंस मिल जाएंगे, जहां हम हमेशा ही एथिकल वेल्थ क्रिएशन को बढ़ावा देते आ रहे हैं। इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। तो सोने की चिड़िया का जो सोना था, इसे बनाने वाले लोग ये कैपिटलिस्ट लोग ही थे। क्योंकि जो उत्पादन होता था, जैसे भारत में सूती वस्त्र का उत्पादन उस समय काफ़ी ज़्यादा होता था, जिसका हम व्यापार भी करते थे एशिया में भी और उसके बाहर फिर यूरोप की तरफ भी। इसी तरीके से मसाले का भी व्यापार हम करते थे। लेकिन सर, हम बात करने वाले हैं अभी ब्रिटिश एरा के बारे में। तो जो ब्रिटिश एरा में जो कैपिटलिस्ट हैं वो कैसे इवोल्व हुए हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सौरभ, इतिहास तो हमें पता ही है कि किस तरह से ब्रिटिश यहाँ भारत की धरती पे आते हैं ताकि वो मिडिलमैन को कट कर सकें। लेकिन धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स को समझ आ जाता है कि अगर पैसा और मुनाफा और बनाना है तो हमें पॉलिटिकल पावर चाहिए, और 1757 से लेके लगभग 1850 तक जब ब्रिटिश कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन होता है तो तकरीबन सारी पॉलिटिकल पावर ब्रिटिशर्स अपने पास रखते हैं और अपने ही इंडस्ट्री और कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हैं। जब अपने इंडस्ट्री और कैपिटलिज्म को प्रमोट करेंगे तो भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, जिससे हमारे जो माल बनाने वाले लोग थे वो कम होते जाते हैं और कमीशन पे काम करने वाले लोग बढ़ जाते हैं। तो कंपैरेटिवली हमारा जो पूंजीपति थे वो कम होने शुरू हुए। लेकिन 1850 के बाद आप देखेंगे कि हमारे पूंजीपति जो वो ट्रेडर्स थे वही पूंजीपति में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहला, उन्होंने वेल्थ क्रिएट कर लिया है, उन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया है, धन जोड़ लिया है। दूसरा, उन्होंने ब्रिटिश कैपिटलिज्म को बहुत नज़दीकी से देखा। जैसे काउसी नाना भाई पहले इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट थे जिन्होंने बॉम्बे में मिल लगाई। जैसे ही टेक्सटाइल मिल बनी, और आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही होता है। ब्रिटिश कैपिटलिस्ट चाहते नहीं थे कि भारत में मिल लगे। ब्रिटिश कैपिटलिस्ट अपने ट्रेड सीक्रेट रखते थे, वो नहीं चाहते थे कि भारतीयों को पता चले। भारत जो है हमेशा आर्गुमेंटेटिव इंडियन, आपने पढ़ा ही होगा पुस्तक में, हम हमेशा हर चीज को
खोल के समझने की कोशिश करते हैं। और इसी संदर्भ में हमने देखा कि पहली टेक्सटाइल मिल लग गई और उसके बाद तो फिर कैपिटलिज्म जो है आगे की तरफ प्रमोट होता ही गया। हाँ सर, अभी जो आपने कैपिटलिस्ट की बात की है, तो आपने इंडियन कैपिटलिस्ट की तो बात की, लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी तो आए थे, तो पहले पूंजीपतियों या व्यापारियों के रूप में ही आए थे। तो जो भारतीय पूंजीपति हैं वो जो ब्रिटिश पूंजीपति थे उनसे कैसे अलग थे, उसके बारे में बताइए। देखिए, भारतीय पूंजीपति और ब्रिटिश कैपिटलिस्ट दोनों अलग थे। उनके मोटिव्स अलग थे, उनके ऑपरेशन करने के तरीके अलग थे, उनका कॉलोनियल स्ट्रक्चर में एक इंटीग्रेशन अलग था, और जो एक पॉलिटिकल और सोशल वेलफेयर की जब हम बात करते हैं वो भी अलग था। तो जो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट थे, पहली बात वो प्रॉफिट मोटिव पे चलते थे, उनको सिर्फ लाभ चाहिए था। दूसरी बात, जो ब्रिटिश सरकार थी वो भी ब्रिटिश कैपिटलिस्ट को बहुत ज्यादा इंसेंटिव देती थी। जैसे कि चार्ल्स टू की शादी होती है कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ, पोर्तुगीज, और उन्हें डॉरी में मिलता है बॉम्बे, और 1868 में चार्ल्स टू बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के लिए दे देता है। तो इतना ज्यादा लैंड आपने दे दिया किसी एक प्राइवेट कंपनी को ताकि उसके ऊपर काम कर सके। इस तरह की पॉलिटिकल बैकिंग इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और इंडियन कैपिटलिस्ट के पास नहीं थी। इनफैक्ट जो लोग ब्रिटिश कैपिटलिस्ट को प्रमोट कर रहे थे वो अगेंस्ट थे इंडियन कैपिटलिज्म के। जैसे मैंने बताया, कंपटीशन जो है उसको नलीफाई करना बहुत जरूरी है कैपिटलिस्ट के लिए, तभी प्रॉफिट बढ़ पाएगा। और कंपटीशन नलीफाई कैसे होगा? या तो आप पॉलिसीज ऐसी बनाओ कि दूसरा व्यक्ति बिजनेस कर ही ना पाए, धंधा कर ही ना पाए, या आप इनोवेट करो। ठीक है, आपका प्रोडक्ट ही यूनिक हो, लेकिन तब यूनिक प्रोडक्ट की बात नहीं होती थी, उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा करना पड़ता है, और वो मुश्किल भी था। तब मशीनीकरण इतना अच्छे से आया नहीं था, और इतना सोशल मीडिया और सोशल इन्फ्लुएंस और डेटा जो है इकट्ठा नहीं हो सकता था। तो वहां पे हमें जरूरत थी पॉलिटिकल बैकिंग की, जो हमारे पास नहीं थी। दूसरी बात, क्योंकि इनके पास पॉलिटिकल बैकिंग थी तो ये टैरिफ्स को कंट्रोल कर सकते थे, इनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी थी, इनके पास ब्रिटिश कैपिटलिज्म के पास हर सुख सुविधाएं थी। उस हिसाब से ये अपने आप को पोर्ट्रे करते थे, अपना जो है वर्चस्व स्थापित करते थे। लेकिन इंडियन कैपिटलिस्ट के पास ना तो टेक्नोलॉजी थी, पूंजी बहुत ही लिमिटेड थी, और ज्यादातर ये स्मॉल बिजनेस फैमिलीज थी जो शुरू से बिजनेस करती आई फैमिलीज हैं, उन्हीं को ही आगे बढ़ावा मिला क्योंकि वो व्यापार को थोड़ा अच्छे से जानते थे। हर कोई, अब आप देखोगे मॉडर्न इंडिया में, कंटेम्पररी इंडिया में बहुत से ऐसे एंटरप्रेन्योर मिल जाएंगे जहां आपको पैसा जो है बाहर से मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। लेकिन उस वक्त बाहर से इन्वेस्टमेंट का कोई ज्यादा जरिया था नहीं, तो लोगों को अपनी पर्सनल पूंजी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। और पर्सनल पूंजी आपके पास आएगी कैसे? या तो आप ट्रेडर हो, या आपका कोई फैमिली बिजनेस पहले से चल रहा है, या आप बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हो। तो ज्यादातर आप देखोगे कि इंडियन कैपिटलिस्ट जो लोग थे या तो ट्रेडर थे या बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, उनके पास पहले से धन था, उसी को यूटिलाइज करके वो आगे बढ़ते गए। तीसरा जो संदर्भ था उसमें यह था कि इनका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैसे इंटीग्रेशन था। अब ब्रिटिश कैपिटलिस्ट तो डायरेक्टली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इंटीग्रेटेड थे, लेकिन इंडियन कैपिटलिज्म में दो दिक्कत थी। पहला, उन्हें ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के साथ हाथ मिला के चलना था क्योंकि उनके लिए भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी। और दूसरा, अगर आप ब्रिटिश इंपीरियलिज्म में ज्यादा अपने आप को दिखाने की कोशिश करोगे तो टैक्सेस और वो सब लगा के आपको दबा दिया जाएगा। तो आपको बहुत ही थिन लाइन के ऊपर काम करना है। दूसरी बात ये थी कि आपको अपने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए भी बात करनी है, तो आपको दोनों को सटली बैलेंस करना है। और वो आप करोगे कैसे? पहले धैर्य से, इनोवेशन से, और आपको बहुत सतर्क रह के बिजनेस करना पड़ेगा। लास्ट जो है कि आपको पॉलिटिकल और सोशल इंटीग्रेशन कैसा था। अब ब्रिटिश कैपिटलिस्ट का एक ही मोटिव था, जितना लूटना चाहो उतना लूट लो, क्योंकि एक दिन हमें कहाँ जाना है वापस? ब्रिटेन। लेकिन भारतीय संदर्भ में ऐसा नहीं था। आप एक हद से ज्यादा प्रॉफिट मोटिव की तरफ नहीं जा सकते, और आपको जो मार्केट कैप्चर करनी है वो इंडियन मार्केट है, क्योंकि भारत का माल ब्रिटेन में बिकेगा ये लगभग तब मुश्किल था। तो आपको इंडियन डोमेस्टिक मार्केट कैप्चर करनी है, तो आपको वैसी छवि भी बनानी पड़ेगी कि लोग आपका माल खरीदें। तो उसके लिए आपको बैक टू सोसाइटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उस तरह से आगे बढ़ना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग स्फीयर था किसी भी कैपिटलिस्ट के लिए उस समय पे। अभी जैसे सर आपने बताया कि जो ब्रिटिश नीतियां थी वो कहीं ना कहीं भारतीय पूंजीपति थे उनके खिलाफ थी। जैसे मैं पढ़ रहा था तो उसमें जो कारखाना अधिनियम आया था
1881 में और 1891 में, उनमें भी कुछ ऐसे प्रावधान थे जो कि कहीं ना कहीं भारतीय पूंजीपतियों पर वो लागू थे। जैसे जो चाय बागान थे, तो जो भारतीय पूंजीपति उनके चाय बागान के लिए अलग नियम थे, और जो ब्रिटिश पूंजीपति उनके लिए चाय बागान के अलग नियम थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय पूंजीपतियों को जो ब्रिटिश नीतियाँ हैं उनके द्वारा भी दबाया जा रहा था, तो उनके लिए और मुश्किलें थी। हाँ सौरभ, इस संदर्भ में बात ये हुई कि जब फैक्ट्रीज बढ़नी शुरू हुई यूरोप में और ब्रिटेन में, तब एक समाजवाद का भी लहर शुरू हुई, जहां वर्कर्स ने अपनी बेसिक लिविंग कंडीशंस की बात करनी शुरू की। अब जो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट थे वो हार गए उन लोगों से, वे डेली वर्कर से हार गए, अपनी लेबर से हार गए, तो रिफॉर्म्स वहां आए। जैसे ही वहां रिफॉर्म आए तो लैंडशेयर लॉबी ने देखा कि अब हम तो हार चुके हैं, लेकिन भारत में सेम तरह की चीजें चल रही हैं, तो उनका कोई प्रॉफिट, उनका कोई वेलफेयर मोटिव नहीं था। वो चाहते थे कि अब हम और तो कुछ कर नहीं सकते, तो इनका भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे कैसे, कि हम वहां भी ऐसे अधिनियम लाएं कि बच्चे और औरतें, जो कि सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किए जा सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उनके नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स को कम किया जाए और एज को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जितना छोटा इंसान होगा, बच्चा होगा, उतना ही उसके माइंड को हम ज्यादा ट्रिगर कर सकते हैं एक्सप्लॉइटेशन के लिए। तो यहाँ पे जो नियम आए, जो वो लैंडशेयर लॉबी ने लाए, बट वो वेलफेयर इंटेंशन था, वो वेलफेयर नहीं था। इनफैक्ट उनका इंटेंशन अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो लैंडशेयर लॉबी थी, उन्होंने अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा, तो उन्होंने दूसरे का भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दिया, ताकि कंपटीशन जो है, जो मैंने पहले भी बात की, कंपटीशन जो है बराबर रहे। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल इंसेंटिव किसके पास है? ब्रिटिश कैपिटलिस्ट के पास। तो फिर से इंडियन कैपिटलिस्ट जो है अभी भी स्ट्रगल कर रहा है अपने आप को बनाने के लिए। जी सर, हम जब कैपिटलिस्ट की बात करते हैं तो अब हमने समझ लिया है कि कैसे इंडियन कैपिटलिस्ट थे, वो इवॉल्व हुए हैं, कैसे वो ब्रिटिशर से अलग थे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका क्या योगदान रहा, और वो योगदान हमें गांधी जी के आने से बहुत पहले नहीं दिखता है। जब भी हम बात करते हैं तो गांधी जी ही थे वो भारतीय जो पूंजीपति थे उनको स्वतंत्रता संघर्ष में इंटीग्रेट कर पाए। तो गांधी जी ने ऐसी क्या खूबियाँ थी या उन्होंने ऐसे क्या काम किए कि भारतीय पूंजीपति स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ पाए? सौरभ, अभी थोड़ी देर पहले जो हम चर्चा कर रहे थे कि इंडियन कैपिटलिज्म हैज टू वॉक ऑन स्वॉर्ड, उसको तलवार की धार पे चलना था, और यहाँ पे हर एक जो बदलाव चारों तरफ है उसके प्रति वो संवेदनशील थे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बदलाव था स्वदेशी मूवमेंट। जब स्वदेशी मूवमेंट आई, और आप देख रहे हैं कि अभी ट्रेडर जो है वो कैपिटलिस्ट बनने की तरफ जा रहा है, अभी भी वो कमीशन और उसके ऊपर प्रॉफिट की कमीशन के ऊपर ही निर्भर है। और आप देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक भारत में कैपिटलिज्म ज्यादा बड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि इतने अवसर ही नहीं थे। तो यहाँ पे आउटराइटली कोई भी कैपिटलिस्ट किससे नहीं लड़ना चाहेगा? ब्रिटिश सरकार से। हाँ, स्वदेशी मूवमेंट में जो सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए था वो नहीं था। इंडियन कैपिटलिज्म ने स्वदेशी मूवमेंट में अपना योगदान नहीं दिया। दूसरी बार आप देखेंगे कि सन 1914 से 1919 तक क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई। अब जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट जो थे वो ब्रिटेन और यूरोप के लिए सामान बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वॉर जो है वो कई लोगों के लिए इकोनॉमिक बूम है। तो भारत में जो था निर्यात या भारत में उत्पाद करने वाले जो लोग थे, उन्होंने भारत की डोमेस्टिक मार्केट को कैटर करना शुरू किया। अब जब भारत की डोमेस्टिक मार्केट को भारतीय कैपिटलिस्ट लोग माल देंगे तो प्रमोट किया गया। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी हम नहीं दे पा रहे हैं तो कोई सोर्स तो है। तो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का एक सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव डिसगाइज में मिला इंडियन कैपिटलिस्ट को। और आप देखोगे कि इस संदर्भ में इंडियन कैपिटलिज्म उठना शुरू हुआ। जब इंडियन कैपिटलिज्म उठना शुरू हुआ तो उन्होंने देखा कि ब्रिटिश हमारे इतने दुश्मन नहीं है, क्योंकि काम दे रहे हैं हमें, ठीक है। तो इस संदर्भ में अगर आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करोगे, जब गांधी जी भी अभी नए हैं, अभी ही आए हैं, और आप देखोगे कि उनका उतना प्रभाव अभी शुरू ही हुआ है। साउथ अफ्रीका में उन्होंने काम किया है, लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उनका ऑलमोस्ट पहला ही एक ऑल इंडिया लेवल का आंदोलन था। तो यहाँ पे उन्होंने, जैसे जेडी बिरला और परसोत्तम दास ठाकुर दास ने एंटी नॉन कॉपरेशन एसोसिएशन बनाई। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कहीं अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हाथ से निकल गई और बहुत ज्यादा रेडिकल हो गई तो हमारे वर्कर उनको ज्वाइन कर लेंगे,
और हमारी जो फैक्ट्रीज हैं वो किन के पास चली जाएंगी? वर्कर्स के पास चली जाएंगी। दूसरी बात, उस एरिया में महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ज्यादा प्रोमिनेंट लीडर थे, अभी गांधी जी के साथ उतना जोड़ नहीं पाए कैपिटलिस्ट। और तीसरा, उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म है या ब्रिटिश जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है वो हमें हेल्प कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ डिसोसिएशन दिखाई, एसोसिएट होल हार्टेडली नहीं हुए। कुछ कैपिटलिस्ट अभी भी थे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जिन्होंने योगदान दिया, लेकिन गांधी जी ने पूरा ही संदर्भ बदल दिया। क्यों? क्योंकि गांधी जी किस चीज की बात करते हैं? स्वदेशी मूवमेंट की, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, इंडिजीनियस इंडस्ट्री की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, है ना। और गांधी जी का एक क्यूमुलेटिव अप्रोच है सब लोगों को एक साथ लेके चलने का। तो गांधी जी कैपिटलिज्म को एक ऐसे लीडर लगे जो उनको तो प्रमोट करेंगे ही, इनफैक्ट उनके साथ इंडियन इकोनॉमी को भी बूम की तरफ लेके जाएंगे। अभी तक सर हमने देख लिया कि गांधी जी में किस प्रकार से जो भारतीय पूंजीपति उन्हें एक आशा दिखाई देती है, लेकिन उसी टाइम पे 1920 के आसपास ही समाजवाद का प्रभाव भी बढ़ रहा है। तो क्या जो भारतीय पूंजीपति हैं वो कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, लेकिन समाजवादी जो उनकी मानसिकता है कांग्रेस की, तो उससे साथ वो कैसे अलाइन कर रहे हैं, कैसे वो उसको जोड़ करके देख रहे हैं? देखिए सौरभ, कैपिटलिज्म जो है वो हमेशा चाहता है कि सोशलिस्ट टेंडेंसीज इकोनॉमी में ना आए। यहाँ पे भी यही इशू जो है वो प्रोमिनेंट हुआ, लेकिन इंडियन कैपिटलिस्ट समझदार लोग थे, उन्होंने ये समझ लिया कि कैपिटलिस्ट कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जो सीधे डायरेक्ट सोशलिज्म का मुकाबला कर सके या सोशलिस्ट टेंडेंसी का मुकाबला कर सके। 1920 और 1930 के बीच में आप देखोगे कि सोशलिस्ट टेंडेंसी इंडिया में बढ़ जाती है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बन जाती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बन जाती है, वर्कर एंड पीजेंट एसोसिएशन पार्टी बन जाती है। तो यहाँ पे कम्युनिस्ट टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं, लेकिन गांधी जी जो थे वो इसमें बैलेंस बना के चलने की हमेशा बात कर रहे थे। उसके बाद आप देखोगे गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करते हैं और इंडियन कैपिटलिस्ट जो है वो बढ़ चढ़ के उसमें योगदान देते हैं। तो यहाँ पे जो इंडियन कैपिटलिज्म का विश्वास है गांधी जी के नेतृत्व में वो बहुत ज्यादा है, और वो ये इस बात को भी अच्छे से जानते हैं कि गांधी जी और कांग्रेस कभी भी जो है सोशलिस्ट टेंडेंसी को इतना हावी नहीं होने देगी कि वो पूंजीपतियों के खिलाफ हो जाए, क्योंकि भारत में अभी धन हुआ ही नहीं है, और अब जब आपके पास धन ही नहीं है तो आप बांटोगे कैसे? तो सोशलिज्म टेंडेंसी को कर्ब करने के लिए जो इंडियन कैपिटलिस्ट लोग थे वो खुद पे निर्भर नहीं थे, वो कांग्रेस और गांधी जी के नेतृत्व पे निर्भर थे। सर जो अभी हमने कांग्रेस और भारतीय पूंजीपति उनके बीच के द्वंद्व को तो समझ लिया है, लेकिन जब अगर हम पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं तो इसमें इंडियन इकोनॉमी के मेजर 4 स्टेक होल्डर हमें दिखते हैं। एक तो भारतीय पूंजीपति हैं, एक जो ब्रिटिश सरकार है वो है, ब्रिटिश पूंजीपति हैं, और साथ में कांग्रेस या फिर जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के जो नेतृत्व करता है वो है। तो इन चारों के बीच में किस तरीके से ये साथ में आए, या इनके बीच साथ में मिलकर के भारतीय पूंजीपति कैसे अलाइन करते हैं, कैसे वो सबसे एक निश्चित दूरी बना करके भी रखते हैं, लेकिन सबके साथ में एक अच्छा संबंध भी बना के रखते हैं? ये हमें हमारे दर्शकों को बताइए। आपने सही कहा सौरभ, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में या इंडियन इकोनॉमी में उस वक्त 4 स्टेक होल्डर थे। जो मेजर स्टेक होल्डर्स थे वो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म था, सेकंड ब्रिटिश कैपिटलिस्ट थे, भारतीय कैपिटलिस्ट थे और कांग्रेस थी, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी नेशनल स्ट्रगल के लिए फाइट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी। अब ब्रिटिश कैपिटलिस्ट और इंडियन कैपिटलिज्म के आपस में मतभेद थे, और कंपटीशन में कैपिटलिज्म हमेशा चाहता है कि हम जो है ऐसी पॉलिसीज और ऐसे इनिशिएटिव लाएं कि दूसरे का लाभ कम हो जाए। इस संदर्भ में हमने जो बात की फैक्ट्रीज एक्ट 1881 और 1891 की, इस तरह से पॉलिसीज लाई गई कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमेशा बढ़े और इंडियन कॉम्पिटिटर्स कभी ब्रिटिश कॉम्पिटिशन के साथ फेस ही ना कर पाए, ब्रिटिश इंडस्ट्री को फेस ही ना कर पाए। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म थोड़ा फ्लेक्सिबल रहा, स्टार्टिंग में उन्होंने ब्रिटिश कैपिटलिज्म को प्रमोट किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हुए ये भी समझ रहे थे कि हमें इंडियन कैपिटलिज्म को भी थोड़ा संदर्भ देना होगा। दूसरी बात ये समझ गए कि इंडियन कैपिटलिज्म एक बार बना लिया, उसके बाद उन्हें नेशनल कांग्रेस की तरफ शिफ्ट नहीं होने देना, क्योंकि अगर पैसा अगर शिफ्ट हो जाता है फ्रीडम स्ट्रगल में, कोई भी प्रोटेस्ट को बरकरार रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैसा है, और वो पैसा कौन देगा? कैपिटलिस्ट। जब मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुए तो ब्रिटिशर्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया और कुछ रिप्रेजेंटेशन दी इंडियन कैपिटलिस्ट को। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी, वहां भी उनको बुलाया गया
किनको? इंडियन कैपिटलिस्ट को। और इंडियन कैपिटलिस्ट जो थे वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन करके रखते थे ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के, लेकिन उन्हें पता था कि हम आउटराइटली ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हमने आउटराइटली ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को गलत बोल दिया तो सारे साम दाम दंड भेद किसके हाथ में है? ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट लोगों के हाथ में। तो हम उठने से पहले ही कुचल दिए जाएंगे। रही बात कांग्रेस की, अब इंडियन कैपिटलिस्ट जो थे वो ये जानते थे कि हमारी नैया पार लगाने वाला अगर कोई है तो वो कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस में डिफरेंट आइडियोलॉजिकल स्टैंड्स को एक जगह दी जाती थी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के साथ जरूर थे, कुछ कुछ जगहों पे ब्रिटिश कैपिटलिस्ट मिलेंगे, लेकिन आउटराइटली उन्होंने कांग्रेस का विरोध नहीं किया। कांग्रेस के साथ उन्होंने एक तरह का बैक सपोर्ट का काम किया, जैसे कि पब्लिक सेफ्टी बिल आया तो ये बिल कम्युनिस्ट के खिलाफ था, तो कैपिटलिस्ट जो थे वो उनके लिए तो अच्छा था, लेकिन उन्होंने इस बिल की आलोचना की। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि इससे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और इंडियन नेशनल स्ट्रगल को हानि हो सकती है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में जब बुलाया गया इंडियन कैपिटलिस्ट को, तब भी आप देखोगे कि वो गांधी जी के बिना कुछ फैसला लेने से अपने आप को दूरी मेंटेन करते हैं। वो कोई फैसला नहीं लेते कि जब तक गांधी जी और कांग्रेस नहीं फैसला लेगी हम फैसला नहीं लेंगे। तो आप देखेंगे कराची में जब इंडियन इकोनॉमिक प्रोग्राम कांग्रेस बनाती है, तब भी इंडियन कैपिटलिज्म ने उसका आउटराइटली ज्यादा विरोध नहीं किया। हालांकि आप देखोगे कि धीरे धीरे इंडियन कैपिटलिस्ट जो है कुछ सोशलिज्म को अपने साथ कंसोलिडेट करने की बात करते हैं और हम मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ते हैं। रेदर देन क्रशिंग सोशलिज्म एट ऑल, हमने सोशलिज्म को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के संदर्भ में मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ने की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं इसी बैलेंस बनाने के संदर्भ में ही शुरुआत हुई। तो इस तरह से उन्होंने ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को भी अपने से दूर रखा और ब्रिटिश कैपिटलिज्म को भी दूर रखा और कांग्रेस को भी अपने से ना पास आने दिया ज्यादा, ना दूर रखा। और आप देखोगे कि इंडियन कैपिटलिस्ट जो थे वो कहीं ना कहीं पैसा भी दे रहे थे कांग्रेस को। आप देखेंगे जो जीडी बिरला ने बिरला हाउस बनाया जहां गांधी जी रहते थे, ठीक है, जमनालाल बजाज ने वारदा आश्रम बनाया, तो इस तरह के पैसे से सपोर्ट दी जाती थी कांग्रेस को, लेकिन कभी भी अपनी पॉलिसीज को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कराने के लिए कांग्रेस पे प्रेशर नहीं डाला और गांधी जी ने कभी वो प्रेशर अपने ऊपर डलने भी नहीं दिया। तो आप देखेंगे जैसे अंबालाल साराभाई थे, अब अहमदाबाद मिल्स एसोसिएशन में स्ट्राइक हुई, लेकिन गांधी जी ने वर्कर्स का सपोर्ट किया, हालांकि रहते किसके आश्रम में थे? साराभाई। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन कैपिटलिस्ट लोग भी समझदार थे, वो जानते थे कि गांधी जी की आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं सही है और उन्होंने कांग्रेस से भी एक तरह का दोस्ताना संबंध बनाए रखा। हाँ सर, अगर कोई हमारे स्टूडेंट्स पब्लिक सेफ्टी बिल को नहीं समझ पाए हैं तो ये बिल 1920 के दशक में लाया गया था और ये कम्युनिस्ट टेंडेंसीज को रोकने के लिए, उन्हें कम करने के लिए लाया गया था। सर लगभग हमने बात कर ही ली है, अब लास्ट में हमारे दर्शकों को एक बार थोड़ा समरी में बता दीजिए कि जो इंडियन कैपिटलिस्ट हैं उन्होंने किस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कैसे अपना योगदान दिया था। देखिए, योगदान की जो बात हमने की वो पूंजी से हुआ सबसे पहले तो योगदान, जैसे कि आश्रम बनाए गए, जो हमने पहले बात की कि गांधी जी के रहने के लिए, पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए, चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस निर्भर थी कैपिटलिज्म के ऊपर, कांग्रेस मेंबरशिप पे बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकती थी, लेकिन इंडियन कैपिटलिज्म ने बफर प्रोवाइड किया पैसा देके। दूसरी बात, कुछ ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत में बनी जब ब्रिटिश कैपिटलिज्म और इंडियन कैपिटलिज्म अलग हो रहा था। तो आप देखेंगे कि 1887 में बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना, 1907 में इंडियन मर्चेंट चैम्बर बना, 1927 में फीकी बना, जो ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडर प्रॉफिट की बात करता था, ट्रेडर इंटरेस्ट की बात करता था, बिजनेस इंटरेस्ट की बात करता था। और फीकी अभी भी प्रेजेंट भारत में बहुत अच्छा काम कर रहा है।
तीसरी जो थी लॉजिस्टिकल सपोर्ट। लॉजिस्टिकल सपोर्ट यानी कि अगर इंडियन क्रांतिकारी जो थे, आप देखोगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पैसे से ज़्यादा योगदान दिया गया, लेकिन लास्ट जब 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट हुई तब इंडियन जो कैपिटलिस्ट थे उन्होंने अपने घर, अपनी कारें, अपने वेयर हाउसेस, क्योंकि वो नाम रसूख वाले आदमी थे तो ज़्यादातर पुलिस और बहुत से लोग पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत नज़दीकी से जानते भी थे, तो इंडियन रेवोल्यूशनरीज को हाइड आउट देने के लिए, उनको इधर से उधर पहुंचाने के लिए इंडियन कैपिटलिस्ट ने बहुत योगदान दिया। चौथा और महत्वपूर्ण योगदान उनका इंडिजीनियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और सोशल वेलफेयर के लिए था। उन्होंने बहुत से इंस्टीट्यूट्स बनाए, जैसे बिरला ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया। इस तरह से इन्होंने एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाया, जिससे हमारा जो इंडियन नेशनल स्ट्रगल था वो अच्छा तो चल रहा था, लेकिन उसमें और जो घनत्व था, जिसे डेंसिटी बोलते हैं, वो और बढ़ गई उसकी इंडियन कैपिटलिज्म के थ्रू। सर, हमारे सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सौरभ। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हम विजन संवाद के नए नए अंक अलग अलग टॉपिक्स पर लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।